हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी में हम लोग बात कर रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम लोग सारे लोगों जितनी भी आपकी चीजें थी, कैसे हम लोग आपको ग्लोबलाइज हुए, इन सब के विषय में हम लोग आपका जान रहे थे, इनको आपका देख रहे थे क्या किस प्रकार की चीजें हैं। हम लोग इस पे बात कर रहे थे अपने लेक्चर में। अब तक हम लोग इसमें 2 लेक्चर अपने कंटिन्यू कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको देख चुके हैं, आपका पढ़ चुके हैं। और मैंने बच्चों से बोला था कि आपको किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने लेक्चर को रिवीजन कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि किस तरह से जब हम लोग आपका ग्लोबलाइज हुए, कैसे हम लोगों की दूसरे की संस्कृति, खान पान और चीजों का हम पे कैसे प्रभाव पड़ा, इन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका पढ़ पाए थे, सीख पाए थे, देख पाए थे। अब एग्जाम्पल था बहुत छोटा सा आपका नूडल्स का। नूडल्स क्या हमारे खान पीन में था? नहीं। क्या आपका मैगी हमारे खान पीन में थी? नहीं। लेकिन वर्तमान में हमारी डाइट का पार्ट है। इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आप ग्लोबलाइज होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे बीच समाहित होती हैं। कुछ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, कुछ खान पीन का आदान प्रदान होता है, कुछ जो हम अपना पहनावा है उसका भी कुछ आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका ग्लोबलाइजेशन के आपके इम्पैक्ट में हम लोगों को आपका दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग अपना लेक्चर वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमारा लेक्चर आपका छूट गया था और आगे हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे का ब्रीफ में रिवीजन करवाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलिए ध्यान देते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ चुके थे और इसको हम कितना अभी तक आपका देख चुके थे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपका पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। देखिए आज हम लोग जो है अपना यहाँ से अपना प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो पिछला टॉपिक था उसको एक बार हम लोग आपका देख लें कि हम लोग कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो हम विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे। ये चीजें किस प्रकार से हम तक पहुंची, क्या चीजें थी और कैसे बीमारियों ने बच्चों, कैसे बीमारियों ने यूरोपियन लोगों को अपनी सत्ता स्थापित करने में बहुत बड़ी हेल्प की है। उस हेल्प को भी हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, जब कोई देश आपका किसी बीमारी के प्रति अभ्यस्त नहीं होता है तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका यूरोप में आप देखोगे चेचक नाम की जो आपका बीमारी थी वो अन्य देश में नहीं थी। वहां के जो लोग जब वहां गए, यहाँ के ऑफिसर, सैनिक लोग गए, तो वहां के लोगों को ये बीमारियां साथ लेके चले गए अपनी। जब ये बीमारी वहां आपका पहुंचती है तो वहां के लोग इससे आपका प्रभावित होते हैं, जैसे कोविड से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि कोविड जो था आपका चाइना में था और चाइना से ये आपका विश्व में फैला। तो ये बीमारियां भी ऐसे ही आपके फैली। वहां के लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो पूरी तरह से वो आपका बर्बाद हो गया, क्योंकि वो उसके प्रति अभ्यस्त नहीं थे। और रिजल्ट ये निकला अल्टीमेटली कि वहां के लोग बहुत ज्यादा स्थिति में वो आपके मरने लगे। क्लियर है? और फिर आप देख रहे हैं कि बहुत जगह ऐसी ऐसी हमारे पास, अगर हम बात करें ट्रेड की, तो मैक्सिको, आपका पेरू और बहुत सारी चीजें ये थी कि वहां आपको जो व्यापारिक जो आपकी गतिविधि थी, चाहे धातु के लेकर हो और बहुत सारी संपदा को, आपको चीजों को लेकर हो, ये हो रही थी। क्लियर है ना बच्चों? अब देखिए यहां से देखते हैं आपका जो हमारा 19वीं सदी के बीच जो सारा व्यापारिक जो आपकी चीजें थी, इसको देखिए थोड़ा सा और आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। समझिए 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। अब देखिए कह रहे कि जब आपके 90th आपकी सेंचुरी थी, उस टाइम क्या था आपका, ध्यान दीजिए, जो आपकी 19वीं जो आपकी सदी थी, गरीबी और भूख का ही आपका साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। देखिए यानी कि 19वीं सदी की स्थिति बहुत ही भयानक थी। गरीबी थी, भूखमरी थी और बीमारियों की बारंबारता, ये सारी चीजें आपके बढ़ रही थी। ठीक है? क्या थी? बेहिसाब भीड़भाड़ थी और भूखमरी थी, ये सब चीजें थी। धार्मिक टकराव आम थे। देखिए धार्मिक टकराव का मतलब होता है कि जो सांप्रदायिक आपके झगड़े होते हैं और सांप्रदायिक जो आपका टकराव होता है,
जैसे सिखों और आपका मुस्लिमों को बीच हो जाए, आपका हिंदू और तब क्रिश्चियन के बीच हो जाए, किसी न किसी धार्मिक रूप से ये सारी चीजें होती थी। यानी कि कोई भी ऐसा कारण बचा हुआ नहीं था जहां आपकी संतुष्टि, यानी हर जगह आपके विवाद थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे थे। अब क्या हो रहा था, लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, आपका अमेरिका की तरफ। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। अब देखिए, ये लोग क्या क्या करते थे, जो आपके यूरोपियन लोग थे, ये अपने गुलाम पकड़ते थे। गुलाम का मतलब है अफ्रीका गए, वहां से लोगों को जबरदस्ती उठाया और उठा के किसी दूसरी जगह आपका शिफ्ट कर दिया और इनसे बोला कि आपको काम करना पड़ेगा। कॉटन फैक्ट्री जो होती थी वहां उनको लगा दिया, आपकी चीनी मिलों में लगा दिया, ताकि ये लोग आपका चीनी का उत्पादन कर सकें। और इस तरह से यूरोपियों ने लोगों का शोषण करके अपने बाजारों को, अपने देश को मजबूत किया। देखिए, यूरोपियन जो आपके लोग थे, चाहे इसमें फ्रांस रहा हो, क्लियर है, चाहे आपका नीदरलैंड रहा हो, चाहे आपका पुर्तगाल रहा हो, चाहे आपका ब्रिटेन रहा हो, इन लोगों को दूसरों के लोगों से लेने का हाँ कोई योगदान नहीं था, ना कुछ था, क्योंकि उन्हें सिंपल था अपना प्रॉफिट से मतलब। ना तो उन्हें किसी व्यक्तिगत कोई चीजें थी, ना उन्हें किसी का कोई आपका हित चाहिए था। उन्हें केवल एक चीज चाहिए था, अपना प्रॉफिट, अपना मार्केट, और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। ये टाइम है 18वीं सदी का कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। बीमारियां हैं, भूखमरी है, और बारंबारता है, भीड़ बहुत ज्यादा है, धार्मिक आपके टकराव हैं, लोगों पर शोषण है, यातनाएं हैं, जबरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें, ये सारी चीजें इसमें इस समय हो रही थी। अब देखिए, 18वीं शताब्दी का समय काफी बीत जाने के बाद चीन तथा भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। अब देखिए कि चाइना है और भारत, दो ऐसे देश हैं जिनको आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा है कि जो आपके दुनिया के, जो आपके रिचेस्ट, जो आपकी कंट्री हैं, उन कंट्रियों के बीच इसको क्या हो रहा है, आपका गिना जा रहा है, और हम लोग इनकी काउंटिंग कर रहे हैं कि ये देश कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं इसमें, और इनकी इसलिए इनकी ये लोग क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। एशियाई व्यापारों में उन्हें का दबदबा था, और कह रहे एशिया में जो भी आपका ट्रेड होता था, इनका दबदबा था। दबदबा का मतलब है कि इनकी ही बहुत सारी चीजें आपके बाजार में आपका सर्कुलेट होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका पार्ट ऑफ मार्केट था, वो इन लोगों के पास ही था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चाइना ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर आपका खिसकने लगा। अब देखिए, कह रहे कि जहां सबसे पहले व्यापार का केंद्र भारत और चाइना थे, जब 15वीं शताब्दी आई, तो 15वीं शताब्दी में जो चाइना का आपका मार्केट फैलाव था, जो लोग आपका देशों के था, जो उसके संबंध थे, जो आपके ट्रेड की जो उसकी पॉलिसी थी, उसने सीमित करने शुरू कर दी। लोग जो देश है उनके साथ वो अपने संबंध खत्म करने शुरू कर दिए, और होता क्या चला गया, जो उसकी मार्केट है वो आपका सिलो सिलो आपके समाप्त होनी शुरू हो गई, और यूएस ठीक उसकी जगह अपनी मार्केट को बिल्ड करता चला गया, अपने बाजार को बढ़ाता चला गया। और कारण ये हुआ कि जो मार्केट का विश्व केंद्र भारत और अमेरिका होने चाहिए, भारत और चाइना होने चाहिए थे, वो अमेरिका की तरफ आपका शिफ्ट होता चला गया, आपका खिसकता चला गया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे आपका बड़ा केंद्र बन गया। कौन बन गया आपका? यूरोप ही आपका विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण आप देखते हैं कि जो व्यापारिक जो आपकी गतिविधि है, कुछ देश बहुत ज्यादा आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो बहुत आपका डेवलप है, वो यही रीजंस हैं, वो यही कारण हैं आपके जो आपका डेवलप हो रहे हैं। इन सारी वजह से ही ये चीजें हो रही हैं। तो विश्व व्यापार में क्या स्थिति थी, क्या चीजें थी, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका जान रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है बच्चों, आज की तारीख में देखिए, चाइना अपना ट्रेड हर एक क्षेत्र में, हर एक देश में अपना ट्रेड कर रहा है। उसको पता है कि अगर पूरे विश्व को होल्ड करना है तो एक ही मात्र चीज है, वो है ट्रेड। अगर हम लोग व्यापार करेंगे तो आर्थिक समृद्धि, चीजें, सारी चीज उससे बढ़ती हैं। इसलिए चाइना की सबसे बड़ी आपका पॉलिसी क्या है? आपका ट्रेड पॉलिसी। चाइना की सबसे बड़ी आपकी क्या है? आपका ट्रेड पॉलिसी। एक चित्र हमारे सामने है, आप
इस आपका चित्र को बहुत अच्छे से आपका देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों आपने, और ये चित्र का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, हम इसको भी देखते हैं। एक खरीदार नीलामी के कारण कतार में खड़े हुए गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियों पहने 7 पुरुष के साथ 2 बच्चे बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। ये सारे आपके गुलाम हैं, और ये आपकी महिलाएं और जो ये 2 बच्चे हैं, ये भी सब आपके गुलाम हैं, स्लेव हैं। इनको क्या हो रहा है कि बाजार में इनको बेचा जा रहा है। तो देखिए, ये सब चीजें आपका पहले के समय में थी, आज के समय में ये ऐसी कोई चीजें आपकी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दास प्रथा को और ये सारी गुलामी वाली चीजों को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है, और आप लोग स्वतंत्र है, समानता का अधिकार है, समान अवसर की उपलब्धता है। तो यहाँ कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी तरह से लेकर। ये सब पुरानी व्यवस्था थी जिनके साथ हमारे पूर्वज या जो बहुत सारे आपके देशों के लोगों ने ये सब चीज आपका झेला है। देखिए, आज आप एक बहुत अच्छे संपन्न और समृद्धशाली पढ़े लिखे समाज का हिस्सा हैं। पुराने समय में जो आपका ब्रिटिश टाइम था, आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले, 200 साल, 300 साल और हाँ उससे पहले भी, वो समाज बहुत अलग था। इस तरह की आज़ादी, आपका इस तरह की आपकी समानताएं, इस तरह के अवसर, ये चीजें नहीं थी। आज व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार के स्वतंत्रता है, हर तरह से अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए पूर्णतः आपका डिपेंडेंट है और पूर्णतः स्वतंत्र भी है। आइए हम लोग बात करते हैं 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें देखते हैं कि कैसे देश और दुनिया किस तरह से बदल रहे हैं। लोगों के आपका ग्लोबलाइजेशन में कैसे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका आर्थिक भी और राजनीतिकल भी, और उसका सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी और टेक्निकल भी, क्योंकि आजकल तो टेक्निकल का टाइम है। इनके साथ टेक्निकल चीजें भी आपको जुड़ रही हैं मॉडर्न टाइम में। क्योंकि बच्चों, जिस तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा आर्थिक भी बढ़ता है, सामाजिक भी बढ़ता है, संस्कृत भी बढ़ता है और सामाजिक महत्व भी बढ़ता है। लेकिन आज के समय में टेक्निकल महत्व भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी होगी, हम उनको ट्रांसफर करेंगे, उनकी होगी, हम तक पहुंचेगी। तो बहुत सारी नई नई आपकी विज्ञान तकनीकी की जो है हम तक आपका पहुंच रही है। ठीक है, इनको हमको आपका देखना है। थोड़ा चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेश संबंध को नए ढर्रे में ढाल दिया। अब देखिए, 19वीं सदी ये सब कुछ बदल रहा है, चाहे उसका आर्थिक हो, चाहे उसका राजनीतिक हो और चाहे उसका सामाजिक हो। इन सारे चीजों में आपकी हर चीजों में आपका काया पलट क्या होने लगी, सारी चीजें आपकी बदलने लगी थी। आगे देखिए, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियां या आपका प्रभाव का उल्लेख किया है। ध्यान दीजिए, कितने तरह का प्रभाव बताया है? 3 प्रकार का प्रभाव का उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, इसमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि तक सीमित था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो पहला प्रभाव आपका था वो क्या था? आपका व्यापार का था, और इसमें व्यापार में मुख्य रूप से थी आपकी वस्तुएं, और इन वस्तुओं में था आपका कपड़ा और गेहूं, इस तक सीमित था। यानी कि आर्थिक एक्टिविटीज जो थी वो केवल 3 रूप में हो रही थी। पहला जो हमने देखा वो था आपका ट्रेड रूप में, और ट्रेड में भी खास करके आपका कपड़ा और गेहूं ये ज्यादा था। दूसरा था लेबर प्रवाह, यानी कि जो आपका श्रम प्रवाह था, श्रम का। देखिए, आज भी अगर आप देखें तो भारत में लेबर बहुत सस्ती है। अगर हम यही तुलना दूसरे आपका देशों के साथ करें तो दूसरे देशों में लेबर बहुत महंगी है। हमारे यहाँ लेबर कम में आप देखें तो 15 से लेकर 59 साल के बीच के व्यक्ति को हम लोग कार्यशील जनसंख्या के रूप में मापते हैं बच्चों, और हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भारत 2023 तक आप समझिए विश्व का सबसे युवा देश बनेगा। समझ रहे हैं बच्चों? हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और हम किसी भी क्षेत्र में लग जाएं हम उसकी काया पलट कर सकते हैं।
हमारे पास मैन पावर है। तो आप देखिए तो क्या है, जो आपका श्रम प्रवाह है वो था। इसमें क्या था, लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज भी होता है लोग कि अपने लोग गांव से शहरों की तरफ आपका जाते हैं। कुछ लोग विदेश भी जाते हैं काम की तलाश में। कोई आपका कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, वहां जाकर भी अपना काम करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और तीसरा था आपका पूंजी का प्रवाह। क्या था बच्चों, जो आपकी पूंजी है, जो आपका पैसा है, वो उसका प्रवाह। देखिए, जो आपकी कैपिटल होती है, जो एसेट होती है, जो उसका फ्लो होता है, वो बहुत डिपेंड करता है। किसी भी आपका फैक्टर के लिए एक आज की तारीख में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी पूंजी। समझ रहे हैं बच्चों, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता था। और जो पैसा होता था उसे क्या करते थे, आपका शॉर्ट टर्म और आपका दीर्घ टर्म, यानी कि अल्पावधि और दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के जो भी आपके क्षेत्र थे उनमें आपका निवेश कर दिया जाता था। ये तीन तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे। कह रहे ये तीन प्रकार के वो आपके प्रवाह थे जो क्या था, एक दूसरे से आपका जुड़े हुए थे। ठीक, और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते थे। कह रहे जो ये तीन आपके तरह के जो आपके प्रवाह थे, यही लोगों को आपस में जोड़ते थे। ये सारे चीजें आपस में करते थे। और कभी कभी क्या होता था, इसके कारण ही जो लोगों का जो आपका संबंध था वो भी आपका टूट जाता था। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल के देखिए, वस्तुओं या पूंजियों की आवाजाही के मुकाबले श्रम की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। चाहे देखिए वस्तु हो या आपकी पूंजी, जो इनकी आवाजाही होती थी, श्रम के मुकाबले क्या होता था, इन पर ज्यादा आपकी आपकी कंडीशंस जो थी वो आपकी फुलफिल होती थी, फॉलो होती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाह का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि बात यह है कि अगर आपको आपको वर्ल्ड इकोनॉमी को समझना है, विश्व अर्थव्यवस्था को समझना है, तो आपको बच्चों आपको ट्रेड को, आपको लेबर को और कैपिटल को, इन तीनों को ही बहुत अच्छे तरह से पढ़कर समझकर अध्ययन कर हम विश्व अर्थव्यवस्था का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ देखिए हम लोग आगे भी देख रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि जो आपका विश्व अर्थव्यवस्था है इसका उदय कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करेंगे तो बेहतर होगा। अब हमको क्या देखना है बच्चों, इस पर हम लोग क्या बात करेंगे कि सबसे पहले अगर आपको विचार करना है यूरोप में, और तो जो आपका यूरोप का औद्योगिक पार्ट है उसमें जो खाद्यान्न उत्पादन है और उसमें जो उपभोग है, जो लोग उनको आपके खाद्यान्न को कंज्यूम करते हैं, उनके बदलते रुझान पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रहे हैं। ये करेंगे तो आपका बेहतर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी बच्चे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।